हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इन पे आज डिटेल्स में बात करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है और मेटलिक नेचर, नॉन मेटलिक नेचर कब डिक्रीज होती है और कब इंक्रीज होती है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स। तो क्या है मेटल्स और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, उन पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हमारा मेटल्स। मेटल्स देखो, जनरली तो जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो ये क्या सिल्वर शाइनिंग होती है इनमें, और नंबर 2 ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और 3 ये पीटने पे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं और इनके तार बनाए जा सकते हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो सब जानते हैं। एक इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैसे ये धनायन बना लेते हैं उसको देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी। तो देखो, जैसे मेटल है कोई भी M, ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी और ये बन जाएगी मेटल। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बन जाएगा E नेगेटिव। इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, और इसके पास कितने बचे, 2 8। यानी क्या है, सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लिया, Na पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने का गुण रखते हैं वो सभी होती है मेटल्स। ठीक है, अब वो तो उसकी प्रॉपर्टी है भी, ये क्या है, कंडक्टर है ना, सिल्वर शाइनिंग है और ये पीटने पे फैल जाती है और उसके तार बन जाते हैं, ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, अब मेटल्स की हम डिटेल्स में बात करते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी देखो क्या क्या होती है। तो ये मेटल्स है और मेटल्स में हम देखते हैं किस पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। एक तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इस पे बात करेंगे, रिएक्टिविटी, और बात करेंगे इसकी बेसिक नेचर, और बात करेंगे बेसिक नेचर यानी इसकी पीएच पर। ठीक है, और बात करेंगे इसके इक्विवेलेंट वेट पर, इक्विवेलेंट वेट, और बात करेंगे इसके रिड्यूसिंग एजेंट पर, और बात करें इस पे रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाले, और देखेंगे इसकी वैलेंसी पे डिस्कस करेंगे, इसकी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी देखो, हम बात करते हैं रिएक्टिविटी। तो देखो, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने के नीचे। यानी जो मेटल जितनी इजीली और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, त्यागेगी, उस मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक, अब डिपेंड करता है मेटल पे इलेक्ट्रॉन कब इजी और फास्टली इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। अब वो डिपेंड करता है मेटल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच लगे हुए अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकलने में क्या है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ से थोड़ा क्या निकलेगा, हार्ड निकलेगा, अलग, यानी हार्डली रिमूव होगा। तो ऐसे में मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। अब आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है जितना न्यूक्लियस से होगा दूर, उतना ही वो इजीली आसानी से उसको अलग कर सकते हैं और उसकी रिएक्टिविटी उतनी होगी ज़्यादा। तो ये तो मेटल की रिएक्टिविटी है। मेटल की रिएक्टिविटी कब कब बढ़ेगी, जब बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस से जितना दूर होता चला जाएगा उतनी ही मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही उसका क्या होगा, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता चला जाता है, कम। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से वही मेटल्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना हो जाता है आशा। तो रिएक्टिविटी क्या है, हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन देखते हैं। अप टू डाउन चलने पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहती है और ENC कम होता रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है कम, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता चला जाता है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक, तो मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर, कितने इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है। अब डिपेंड करते हैं बेसिक नेचर पे। मेटल की रिएक्टिविटी यानी बेसिक नेचर डिपेंड करती है मेटल्स की रिएक्टिविटी। जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उससे बना बेस भी उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ने से उसके ऑक्साइड द्वारा बना हुआ बेस भी उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अप टू डाउन जाने पे देखो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है पीरियोडिक टेबल में, तो बेसिक नेचर भी अप टू डाउन जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो बेसिक नेचर भी अप टू डाउन जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरी बात करते हैं वैलेंसी। अगर हम बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में देखें, ग्रुप में तो वैलेंसी सेम रहती है। अप टू डाउन चलेंगे तो वैलेंसी सेम, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, ग्रुप में सेम रहती है, तो वैलेंसी सेम। अब बात करते हैं पीएच। पीएच क्या है, देखो वही है बेस, यानी मेटल क्या है, किस टाइप का बेस बना रही है, स्ट्रॉन्ग बेस बना रही है या वीक बेस बना रही है। तो हमने देखा पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जब हम चलते हैं तो क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, और जब जब मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी तब तब क्या होगा, बेसिक नेचर भी उसकी बढ़ेगी, यानी पीएच भी उसकी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, पीएच भी बढ़ेगी। तो ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ने से ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ेगा, पीएच भी। इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है वैलेंसी और किस पे, उसके एटॉमिक वेट पे। तो इक्विवेलेंट वेट को हम निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है E = क्या होगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन में क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी, अपॉन में आ गई इसकी वैलेंसी। तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, वैलेंसी क्योंकि सब में ग्रुप में सेम रहेगी, लेकिन एटॉमिक वेट ग्रुप में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी सबका अलग अलग होगा। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो एलिमेंट या जो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो खुद तो हो जाती है ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको कर देती है सामने वाले को रिड्यूस। ठीक, तो उसकी यही नेचर कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रही है लेकिन सामने वाले एलिमेंट को क्या कर देती है, रिड्यूस। यही प्रॉपर्टी क्या है उसके रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, त्यागेगी, उतनी ही जल्दी दूसरे पदार्थ को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, वही उसका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इसका मतलब क्या है, उसमें रिड्यूसिंग नेचर उतनी होगी ज्यादा। तो देखो रिएक्टिविटी बढ़ी, बेसिक नेचर भी बढ़ी, पीएच भी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ेगी। तो ये अब पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर चारों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनल हो गई, ये प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल और ये वाला भी हुआ प्रोपोर्शनल। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, देखो रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इसका एक एग्जांपल इसका देखते हैं रिएक्टिविटी पे। अब देखो रिएक्टिविटी पे फर्स्ट देखें हम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीरियम, ये किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप में हम ऐसे चले अप टू डाउन। तो जो अप टू डाउन चलते हैं तो देखो क्या हो रहा है, इनका एटॉमिक नंबर है इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37 और इसका 55।
तो ये तो ब्रेक हो जाएगा KLMNO। इसमें तो आ जाएंगे 2 और 1, इसमें आ जाएंगे 2 8 1, इसमें आ जाएंगे 2 8 8 1, इसमें कितना आ गया 2 8 18 8 1, इसमें कितना आ जाएंगे 2 8 18 और 18 और यहाँ के 8 और यहाँ के 1। तो जैसे जैसे देखो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम अप टू डाउन चल रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस यहाँ से लेकर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत दूर हो गए, इसका पास आ गए, इसका और पास आ गए, यानी अप टू डाउन चलने पर जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो हो रहा है न्यूक्लियस से दूर। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस की पकड़ उस पर क्या हो जाएगी, लूज, क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो नीचे की तरफ मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब इनको अगर हम रिएक्टिविटी का क्रम देखें तो रिएक्टिविटी का क्रम ये बनेगा LiNaKRb और ये बनेगा CS। तो ये कैसा क्रम है, रिएक्टिविटी का क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज हो गई। तो जब अब इनकी रिएक्टिविटी बढ़ी तो सीधी बात है बेसिक नेचर भी इनकी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो भी LiC हम बनाते हैं LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इससे बना है NaOH, ये बनाएगा KOH और ये भी बनाएगा RbOH और ये बनाएगा CSOH। अब हमसे पूछी जाए जरा इनकी बेसिक नेचर बताओ किसकी ज्यादा होगी, तो मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी, तो इससे बना हुआ बेस भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही होगा। तो बेसिक नेचर भी, मेटल रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो बेसिक नेचर भी ऐसे ही बढ़ेगी। और जब बेसिक नेचर बढ़ रही है तो इनकी pH भी क्या होगी, pH भी होगी इनकी इंक्रीज होगी ऐसे, यानी pH क्या हो चली जाएगी, इनकी बढ़ती चली जाएगी। बेसिक नेचर बढ़ेगी तो pH भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो pH इज ग्रेटर देन 7। तो सबसे ज्यादा pH किसकी होगी, सीजियम हाइड्रोक्साइड। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यही होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सीजियम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, पॉजिटिव करैक्टर वाली मेटल है। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली मेटल सीजियम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सीजियम की है, तो इससे बना हुआ बेस भी क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो वैलेंसी, वैलेंसी में क्या देखते हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। अगर यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 से 4 है तो उसकी वैलेंसी वही होगी जो बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मान लो 1 है तो 1 होगी, 2 है 2, 3 है 3, 4 है तो 4 होगी। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से होती है ज्यादा, 5 हो, 6 है, 7 है, 8 है, तो फिर क्या करते हैं, हम उसे 8 - n में से घटा करके उसकी वैलेंसी को निकाल लेते हैं। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि मान लो बाहर वाले 2 कोष इनकम्प्लीट हैं तो उन दोनों कोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके 8 में से कर देते हैं माइनस, तब भी वैलेंसी निकल जाएगी। तो वैलेंसी हम 3 कंडीशन पे निकाल सकते हैं। एक तो जब बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 से 4 है तो उसकी वैलेंसी वही होगी जितने बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, अगर बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन है 4 से ज्यादा तो 8 - n, यानी इसका ये फॉर्मूला बनेगा वैलेंसी का, ये बनेगा बराबर वैलेंसी बराबर -8 - n, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। यानी वैलेंसी बराबर यानी क्या है, बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो माइनस सीधी जो आते हैं जिसकी वैल्यू आउटर मोस्ट सेल में 4 से होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैलेंसी सबकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। लेकिन वैलेंसी को हम पता है पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये वैलेंसी भी देखो, रिएक्टिविटी पता पड़ गई, बेसिक नेचर पता पड़े, वैलेंसी पता चल गई हमें, pH भी पता कर लिया हमने। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट, यानी अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट देखो जैसे सिंपल है बिल्कुल। इक्विवेलेंट वेट हम सोडियम का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं।
सोडियम का तुल्यन की भार। तो सोडियम का तुल्यन की भार कैसे पता लगाएंगे? देखिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी हमने देख ली है, सोडियम के बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, तो इसका तुल्यन बाहर निकाल दो E बराबर A अपॉन क्या आ जाएगी वैलेंसी, A अपॉन वैलेंसी। A कितना है इसका 23 और वैलेंसी कितनी है 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा इसका 23। तो हर मेटल का इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यन की भार हम सॉल्व कर सकते हैं उसके एटॉमिक वेट में वैलेंसी से डिवाइड करके, ठीक। तो इसकी इक्विवेलेंट वेट को अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो मेटल जितने यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली मेटल्स, जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती हैं। अब जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी उसकी रिड्यूसिंग नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। तो अभी हमने देखा कि यानी मेटल की रिड्यूसिंग नेचर भी रिएक्टिविटी की प्रोपोर्शनल है। तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ेगी। तो रिड्यूसिंग नेचर आप देखें इनमें सबसे ज्यादा किसकी है? तो सबसे ज्यादा सीजियम की होगी क्योंकि सीजियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये रिएक्टिविटी और यही क्या होगी इसकी रिड्यूसिंग नेचर, यही इसकी रिड्यूसिंग नेचर की होगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी भी यही क्रम, रिड्यूसिंग नेचर का यही क्रम हुआ, ठीक है। और रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग नेचर और अब बेस हमने देख लिया, बेस की नेचर भी बढ़ रही है और पीएच बेस की बढ़ रही है। तो ये कहानी हुई सारी मेटल्स की, ठीक। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स क्या है उस पर डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी करो फिर देखते हैं नॉन मेटल्स। तो देखिए भी नॉन मेटल्स क्या है उस पर बात करते हैं।